खबरें शुरू करते हैं जी। हमारी जो हैं बड़ी हसीन, जिनको मैं हमेशा कहती हूँ एंजेलिना जोली, वो है नहीं एंजेलिना जोली, वो मेलानी जोली हैं, हैं हमारी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर। इंतहाई हसीन है ये भी। हाँ जी। तो यानी कि अल्लाह ताला के पास जब मैं जाऊंगी ना इंशाल्लाह जन्नत में माजिद भाई के पीछे पीछे, तो मैं पूछांगी भाई साढ़े बंदे ते साड़ियां औरतां इंज क्यों बनाईयां तुसी हैं जी? देखो बंदे बनाए तुसी, क्रिएशन है, इस तरह के बंदे बनाने सन मेलानी जोली दी टाइप दे हैं जी। अच्छा जी, तो मेलानी जोली जो है उन्होंने अपना एक ट्वीट किया। असल में हुआ क्या है कि वीकेंड के ऊपर एक हमारे जो कनेडियन ऑफिशियल हैं यास्मीन हैनबेकर, और वो जो हैं यहाँ पे वीकेंड के ऊपर रशियन डे सेलिब्रेशंस कुछ हुई हैं, तो वो चली गई जी रशियन एम्बेसी इन ऑटवा। ओहो, ठीक है जी। तो ग्लोब एंड मेल ने ये स्टोरी फाड़ दी यानी कि ब्रेक की तोड़ दी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने ये स्टोरी तोड़ी। जब ये स्टोरी तोड़ी तो लोग भड़क गए। उन्होंने कहा एक तरफ जो है लिबरल गवर्नमेंट ये इनके ऊपर जो है सैंक्शंस लगा रही है और यूक्रेन को जो है पैसे भी भेज रही है और उनको जो है वेपन्स भी दे रही है, और दूसरी तरफ आपके जो ऑफिशियल्स हैं वो ये अटेंड कर रहे हैं। तो उसके ऊपर मेलानी जोली ने कहा कि ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, और मैं आपको वादा दिलाती हूँ और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि हमारा कोई भी कनेडियन ऑफिशियल जो है वो अब कोई भी इनके साथ अटेंड नहीं करेगा। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि जो हमारे कनेडा डे के अभी जो 1 जुलाई को जो आने वाले हैं कनेडा डे, उसके अंदर हम किसी रशियन को नहीं बुला रहे। अच्छा, हाँ, तो बाजी वो तुम्हारे इंतजार में बैठे हैं कि जी तो सानू बुलाओ। वो तो आपके इंतजार में नहीं बैठे, आप ना बुलाना चाहते हो तो ना बुलाओ। अभी हम आपको बताएंगे कितने फायदे हो रहे हैं रशिया के इस वॉर से। तो आपने तो हर किसी के साथ वैसे ही दुनिया में लड़ाइयाँ ली हुई हैं जी, हमारे कनेडा ने तो ऐसे। अच्छा जी, आज जो है आज का दिन का सारा वक्त जो है वो तो वहां पे मेट्रो टोरंटो एरिया में, वैंकूवर में, मेट्रो वैंकूवर के अंदर प्रोटेस्ट की नजर हो गया। अच्छा जी, हुआ क्या है कि वहां पे एक टनल है, उस टनल के बाहर जो है कुछ प्रोटेस्टर्स आके बैठ गए और उन्होंने कहा जी कि हमने तो यहां से नहीं हिलना। अच्छा, ये जो है टनल ये है मेसी टनल, जॉर्ज मेसी टनल के बाहर ये बैठ गए, और ये मेंबर्स थे सेव ओल्ड ग्रोथ के। ये क्या कह रहे हैं, इनकी असल में डिमांड क्या है? इनकी डिमांड ये है कि बीसी के अंदर ये जो आप लॉगिंग कर रहे हैं ना फॉरेस्ट की, तो ये आप ना करें। लेकिन इस तरह से रोड को ब्लॉक कर देने से यहाँ पे आज ट्रैफिक का बेतहाशा डिले भी हुआ, कंजेशन भी हुआ, और इसके अलावा फिर इन्होंने क्या किया, जब ये किया उसके बाद दूसरा ब्रिज जो है सेकंड नैरोज ब्रिज, उसको भी जाके जी रोक लिया इन्होंने। सारे वहां पे प्रोटेस्ट करने के लिए बैठ गए। अच्छा, इनको ये काफी फेमस हैं ये लोग जो हैं, खासतौर पर ये सेव ओल्ड ग्रोथ वाले जो हैं, वो कहते हैं कि ये जो पुराने फॉरेस्ट हैं इनको ये जो पूरा माफिया है ये दरख्त इसके काट काट के जो है बेच रहा है, और कोई जो है गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ स्टेप्स नहीं ले रही। तो बीसी के अंदर ये जो ओल्ड फॉरेस्ट हैं इनकी हिफाजत करनी हमारी ज़रूरी है। बहरहाल जी अथॉरिटीज़ ने बड़ा बुरा मनाया, उन्होंने बहरहाल वो इलाके वगैरह तो कराए। बीसी के जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे उन्होंने कहा जी कि ये बहुत सारे ड्राइवर्स को हमने पकड़ा है और बहुत सारे लोगों को, इनके मेंबर्स जो हैं उनको पकड़ा है, और उनको हमने जो है अब यानी पकड़ के अरेस्ट यानी जो करते हैं वो किया है, और हमने इनको कहा है कि भाई ये ऐसे नहीं चलेगा। तो अब भाई लोगों की एक तो आप कह रहे हैं हम क्लाइमेट के ऊपर बड़े जो है वो हैं बड़े चैंपियन हैं, ऊपर से फिर आप फॉरेस्ट काटेंगे, तो फिर ये क्या हो रहा है भाई? ये कैसे दो चीजें साथ साथ चलेंगी? क्लाइमेट के चैंपियन भी हैं, ओल्ड फॉरेस्ट भी काट रहे हैं। फॉरेस्ट काटने से उनको मकसद ये है कि भाई तुमको लकड़ी भी तो चाहिए ना, हाँ, कंस्ट्रक्शन में भी तो चाहिए ना तुमको, मतलब नहीं अगर हम फॉरेस्ट नहीं काटेंगे तो फिर जितना फॉरेस्ट काटते हैं उतना फॉरेस्ट लगाते भी है ना, लगाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो अब ये बस इनका जो है ये है, तो वो कह रहे हैं जी कि ये जो आपके लेजिस्लेटिव हैं, असेंबली में लोग बैठे हैं, इसमें चेंजेस लेकर आए कि पुराना आपने यानी कि जो कल परसों लगाया दरख्त वो आप काट लो, हाँ, लेकिन जो पुराना वाला जो मेरे दादे के जमाने का वो नहीं दरख्त काटना, हाँ, वो नहीं काटना है जी। तो ये चक्कर है। डग फोर्ड साहब हैं जी, आपको पता ही है कि अभी इनकी पार्टी जो कंजर्वेटिव पार्टी है बहुत बड़े मार्जिन से ये जीती थी, और हमने सारी डिटेल्स जो थी इलेक्शन नाइट में आपको बताई भी थी, उसके बाद भी हम आपको बताते रहते हैं। लेकिन अभी तक इन्होंने अपनी कैबिनेट जो है चूज नहीं की है। कहा जा रहा है कि थोड़े दिनों में, आने वाले दिनों में कैबिनेट ये अपनी चूज करेंगे, और जब करेंगे तो उसके अंदर इनको एक मसला पड़ने वाला है, और वो ये है कि बहुत सारी जो एजुकेशन की जो यूनियंस हैं, 4 एटलीस्ट आउट ऑफ 5 जो हैं वो कह रही हैं, कैनेडियन यूनियन ऑफ पब्लिक एम्प्लॉइज फॉर एग्जांपल जो कि रिप्रेजेंट करती हैं 55,000 ऑन्टेरियो एजुकेशन वर्कर्स को, वो कह रहे हैं कि हम फिर से इनके साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं ऑन्टेरियो गवर्नमेंट के साथ बारगेन करेंगे।
एक्सक्यूज मी, इनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं अगस्त 31 को एक्सपायर होने वाले हैं और ऑलरेडी जो है ये ऑन्टेरियो लेबर रिलेशंस बोर्ड जो है इसके पास ये बातें आ रही हैं कि भाई ये शायद इस तरह ये पहला चैलेंज होगा हमारे फोर्स साहब। हाँ, ये फर्स्ट चैलेंज है, पहला चैलेंज होगा इनका, किस तरीके से इसको रिजॉल्व करेंगे। और सबसे बड़ी ये भी बात होगी माजिद भाई कि इस दफा एजुकेशन मिनिस्टर किसको बताएंगे, कीपिंग इन व्यू के जरा स्टीफन लेचे साहब के कुछ किस्से भी सामने आ गए हैं। तो या तो वैसे तो बड़ी तारीफ करते हैं जो है वो डग फोर्ड साहब, वैसे वो बड़ा अच्छी तरह से नेगोशिएट पहले भी की थी। एग्जैक्टली, तो उनको ये है ना कि भाई एक ऑलरेडी बंदा है मेरे पास, तो वाई चेंज, और स्पेशली व्हेन आई हैव द मेजॉरिटी, और इतनी बड़ी मेजॉरिटी से आया है, तो मेरे तो पूरी की पूरी टीम को तो उन्होंने प्रूफ किया है। यस, किया है। तो और बिल्कुल आपकी बात ठीक है, क्योंकि स्टीफन लेचे के ये सारी बातें आने के बावजूद वो जीते अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से। तो अब ये जी इनके सामने जो है चैलेंजेस आ रहे हैं। एक जनाब नया सर्वे कराया है मेन्यू लाइफ ने और बैंक ऑफ कनाडा ने, और इनमें इनसे पूछा गया था कि क्या आप अब अपना घर रख सकते हैं, यानी खरीदना तो दूर ही की बात है, अब आप अपना घर जो है वो रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। तो 1 in 4 होम ओनर्स ने कहा कि हमें अपना घर बेचना पड़ जाएगा अगर इंटरेस्ट रेट्स थोड़े से और भी ऊपर चले गए। एग्जैक्टली। तो इन्वेस्टर की तो चांदी हो गई, लोग बेचारे बेचते जाएंगे और वो खरीदते जाएंगे, तो वो रिच और रिच होता जाएगा और बाज लोगों के पास घर ही नहीं रहेगा। और उसकी वजह से ना मार्केट ऑफ द वैल्यू ऑफ द मार्केट जो है वो नीचे जाएगी, बहुत नीचे जाएगी, बहुत नीचे जाएगी। अच्छा जी, तो ये कह रहे हैं कि जी आपको पता ही है कि इन्फ्लेशन जो है 31 ईयर हाई है एट 6.8% ऑन June 1, और वो कह रहे हैं जी कि ये जो है और इन्होंने बढ़ाई थी बैंक ऑफ कनाडा ने, और फिर से ये बढ़ाएंगे 2 दफ़ा कहा जा रहा है इस साल में, और 2 दफ़ा ये बढ़ा सकते हैं। तो जैसे जैसे प्राइसेस ऊपर जाएंगी, पेट्रोल की और गैस की प्राइस आपको पता ही है कि ऊपर चली गई है, जिसको हम पेट्रोल कहते हैं आप गैस कहते हैं, वो ऊपर चली गई है प्राइसेस, उसकी वजह से ग्रोसरीज की प्राइसेस और चीज़ों की प्राइसेस ऊपर चली गई हैं। चीज़ें ये सारी की कीमत ऊपर जाने के बाद जो है लोगों को लग रहा है कि शायद वो मॉर्गेज पे नहीं कर पाएंगे। एग्जैक्टली। तो उसके लिए जो है 18% लोगों ने अभी फॉर द टाइम बीइंग, अगर अभी का आप देखें ना जी, क्योंकि सिर्फ 2 दफा ही बढ़ाया उन्होंने, तो 18% अभी कह रहे हैं कि हम नहीं अफोर्ड कर सकते। तो अगर ये 2 दफा और बढ़ा देंगे तो देन इट्स गोना बी अ बिट मोर, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, बहुत मुश्किल। अच्छा जनाब, स्टैट्स कनाडा की ये खबर है, और स्टैट्स कनाडा की ये खबर जो है जरा थोड़ा सा गौर से सुनने की बात है इसमें। वो कह रहे हैं कि जो हाउस होल्ड डिस्पोजेबल इनकम है वो गिरी है 182.5% से। दैट इज ह्यूज माजिद भाई, ह्यूज। तो इसका मतलब है लोग कमा ही नहीं रहे हैं बेचारे, तो वो पे कैसे करेंगे? तो वही जो पहली न्यूज है उसके साथ ये इंटरलिंक्ड है फिर। एग्जैक्टली। हाँ, तो क्योंकि वो जो है वो आप जितना भी कर लें, आप जितना पैसा कमा रहे हैं उससे ज्यादा आप खर्च कर रहे हैं। एग्जैक्टली। जी। अच्छा, इसकी इन्होंने जो डिटेल्स दी हैं स्टैट्स कनाडा ने, वो कह रहे हैं एवरी डॉलर जो आप कमा रहे हैं, हाँ जी, उसके अगेंस्ट आप 1.83 डॉलर्स का आपके ऊपर क्रेडिट है। एग्जैक्टली, यू सी। तो डॉलर से ज्यादा आप जो है वो कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं जी कि हाउस होल्ड डेट जो है वो भी अब 2% को टच कर रहा है, और इसके अलावा 3.3% जो है वो हालांकि गेन्स आए हैं इनकम के अंदर, लेकिन फिर भी वो स्पेंडिंग पावर से जो है वो बहुत कम है। तो उसका जो इफेक्ट होता है वो सारी इकोनॉमी पे हो रहा है ना? हाँ जी, क्योंकि अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं आई एम नॉट गोइंग टू स्पेंड द मनी, इफ आई एम नॉट गोइंग टू स्पेंड द मनी, तो वो मनी जो है रोल नहीं हो रही है इकोनॉमी में। हाँ, एग्जैक्टली। तो अगर मेरे पास $5,000 पड़ा हुआ है तो आई एम गोइंग टू थिंक अबाउट टुमारो कि वेदर शुड आई स्पेंड दिस $5,000 या ये कि होल्ड इट फॉर द बैड टाइम, बिकॉज नोबडी नोज व्हाट्स गोना हैपन टुमारो। हाँ हाँ, बिल्कुल माजिद भाई। और देखें ये सारी चीजें आप वही की वाली बात है कि ये सारी चीजें इफेक्ट है। जैसे अब वही बात है, जैसे फॉर एग्जांपल अ पर्सन लाइक मी, आपके तो माशाल्लाह बच्चे अब पढ़ गए हैं, मेरा जो बच्चे है जैसे फॉर एग्जांपल अभी वो पढ़ाई के स्टेज में है ना माजिद भाई, तो अब मेरे पास जो पढ़े हुए हैं पैसे, मैं सोचूंगी कि भाई एजुकेशन पे लगाने हैं या इनकी जो डेली नीड्स हैं उन पे लगाने हैं, या कि मैं एक अच्छी मर्सिडीज गाड़ी ले लूं, है ना। तो मैं मर्सिडीज गाड़ी उस वक्त तक नहीं लूंगी जिस वक्त तक मेरे पास पूरा हिसाब है कि जी और 4 या 5 के जो 6 साल बच्चे के हैं वो इसकी एजुकेशन आराम से गुजर जाएगी। रिपलिंग इफेक्ट है। हाँ, रिपलिंग इफेक्ट है। अच्छा, उसी तरह अगर मेरे घर में रेनोवेशंस चाहिए भी,
हाँ। तो मैं कहूंगी कि नहीं चलो अभी चल रहा है, अभी चलने दो, क्योंकि ग्रोसरीज इतनी महंगी हो गई हैं, बाकी चीजें इतनी महंगी हो गई हैं। फिर अगर हम पैसे हैं भी बैंक में, जैसे आपने कहा 5,000 पड़े भी हुए हैं, बड़ी गाड़ी नहीं हम ले रहे, उसकी वजह यह है कि गैस की प्राइस इतनी ऊपर चली गई है, तो हम कह रहे हैं कोई बात नहीं है, पुरानी भी हो गई है, छोटी भी है गाड़ी, तो चलने दो इसको, चलने दो। तो उससे ये सारी चीज से क्या होता है, जो है ना, दैट क्रिएट्स मोर इन्फ्लेशन, और उससे क्या होता है, आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बहुत नीचे आ जाता है, बहुत नीचे आ जाता है ना। तो बस ये चीज़ें जो हैं ये ख़तरे में नाक ज़रा हैं। इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं पील रीजनल पुलिस के स्पेशल विक्टिम्स यूनिट के अंदर जी, उन्होंने एक ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर है उसको अब चार्ज किया है, और उसके लिए इसलिए चार्ज उसको किया है क्योंकि 49 ईयर्स इनकी एज है, कोई इतनी ज़्यादा नहीं है। एक लड़का था 17 साल का, उसने जी इनको हायर किया कि जी आप आके मुझे सिखाएं, वो गाड़ी चलाना सिखाएं, और जिस वक्त, हाँ, ड्राइविंग सिखाएं, और वो जिस वक्त उन्होंने कहा कि ड्राइविंग सिखाएं, तो वो जब इनके पास आया तो उस लड़के का कहना है कि इन्होंने मेरे पे सेक्सुअली मुझे असॉल्ट किया। तो अब जो है इनको पकड़ लिया है, इनको अरेस्ट किया और चार्ज किया। इनका नाम है मनीष माइक भारद्वाज। तो ये जो मनीष माइक भारद्वाज साहब जो हैं, ये अब इनको कोर्ट के सामने जो है लाया जाएगा 22 अगस्त 2022 को। लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स कह रहे हैं कि ये और भी कुछ विक्टिम्स हो सकते हैं, और उन्होंने कहा है उन सबको कि भाई आप सामने आए, एंड दे कैन कॉन्टैक्ट स्पेशल विक्टिम्स यूनिट एट 9054532121, एक्सटेंशन इज 3460, या कि आप क्राइम स्टॉपर्स को बता सकते हैं 1-800-222-8477 पे। एग्जैक्टली। तो ये जनाब, ये भी बीमारी जो है, ये बीमारी भी बहुत बढ़ती जा रही है। ये सारा ही मेंटल इफेक्ट्स है। हाँ जी, हाँ जी, ये वो है। अच्छा, WTO की जी, यानी WHO नहीं, WTO की जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसका 4-डे इवेंट चल रहा है जिनीवा के अंदर, और वहां पे एक काउंसिल है, उसने कनाडा को, जिसका के नाम है काउंसिल ऑफ कैनेडियंस, उसने ट्रूडो साहब की गवर्नमेंट को कहा है कि प्लीज अब WTO को कहें कि ये जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है वैक्सीन के, वो उठा ले। उससे क्या होएगा कि जब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हटा लेते हैं तो फिर वो जो दवाई या वैक्सीन होती है वो जॉनरिक हो जाती है, वो फिर पेटेंट नहीं रहती। तो जिस वक्त वो जॉनरिक हो जाती है तो फिर हर कंट्री अपनी नीड के मुताबिक जो है वो दवाई को बना सकता है, तो या वैक्सीन को बना सकता है, अफोर्डेबल होगा ना, अफोर्डेबल। तो वो कहते हैं जी ना सिर्फ वो अफोर्डेबल होएगा बल्कि हर कंट्री अपनी नीड को खुद से भी पूरा करेगी। तो उसको वेट करने की जरूरत नहीं है कि दूसरे कंट्री से आए, उसमें बहुत सारी चीजें जाया हो जाती हैं और वो जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो अब देखेंगे कि ये आज इन्होंने लेटर लिखा है ट्रूडो साहब को, तो अब देखेंगे कि उसका जवाब जो है वो क्या देते हैं। फोर्ब्स मैगजीन की माजिद भाई आज बहुत ही ज्यादा, क्योंकि मुझे ये अब नंबर्स इतने समझ नहीं आते तो इसलिए मैंने बहुत इसकी डिटेल्स नहीं लिखी, लेकिन अगर आप डिटेल्स पढ़ना चाहते हैं, इफ यू आर इनटू क्रिप्टो करेंसीज, तो दे हैव गिवन अ ह्यूज ब्रेक, 1 2 3 4 5 स्टेप्स उन्होंने आज बताए हैं। और उन्होंने कहा जी कि ये जो मार्केट है ये सारी क्रिप्टो करेंसीज की $1 ट्रिलियन से नीचे आ गई है। ये इतना ज्यादा डीप हो गया है ये क्राइसिस। और वो कहते हैं जी कि मार्केट तकरीबन क्रिप्टो करेंसीज की जो है एक्सट्रीम मार्केट कंडीशंस की वजह से बिल्कुल कोलैप्स कर गई है। और वो कह रहे हैं ये दूसरी बार हुआ है 2 महीनों में। यहाँ पे जो वेबसाइट्स हैं जो कि बड़ी जो डील करती हैं इनके साथ, एक तो है स्टेबल कॉइन टेरा। उसने कहा जी कि मेरी जो ट्रेडिंग है वो $22,600 से नीचे आई है, और जो है विच इज डाउन 17%। और इसी तरह इथीरियम जो है वो भी एक बहुत बड़ी जो क्रिप्टो करेंसी में जो होती है करते हैं, डील करते हैं, वो कह रहे हैं जी मेरी जो ट्रेडिंग है 20% से नीचे आई है। सेल्सियस जो है उसने कहा है कि मैं तो कंप्लीट बैन लगा रहा हूं इस वक्त कस्टमर्स के विड्रॉल्स के ऊपर। बिल्कुल कोई विड्रॉ नहीं कर सकता है, क्योंकि वो कह रहा है कि हालांकि आपको पता है इनकी बेस कितनी बड़ी है। हाँ, सेल ऑफ हो गया, क्योंकि आपको पता है इनकी कितनी बड़ी बेस है, 1.7 मिलियन कस्टमर्स हैं इसके इथीरियम के, नहीं सॉरी इसके सेल्सियस के। तो वो कह रहे हैं कि हम बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे यूजर्स को अपने फंड्स निकालने के लिए। और इतनी अनसर्टेनिटी है कि वो कह रहे हैं जी कि अगर उनको कोई पूछ रहा है वो कह रहे हैं जी हमें कुछ नहीं पता, हम कब आपको इजाजत देंगे। अब देखें ना कि हाइट जो है इसकी समवेयर अराउंड से फॉर इंस्टेंस $66,000 तक क्रिप्टो करेंसी गई थी जी, है ना। हाँ। मगर आज सुबह अगर आप देखते हैं तो 22,000 पे आ गई। जस्ट इमेजिन
that from 66,000 to 22,000. Now I think it's closed at 23,000. मैंने देखा नहीं है कुछ, मगर 23,000 के करीब में जाके क्लोज हुई है, which is amazing. Nothing. Yeah. और जितनी क्रिप्टो करेंसीज के जितने भी ये बायर और सेलर्स थे, उन्होंने तो दे आर टेकिंग इट टू देयर हेड. बिल्कुल ऐसे. अच्छा जनाब, आज जो है ये एक मेजर स्टोरी थी, और ये जितने भी दो बड़े अखबार हैं अमेरिका के, एक तो वाशिंगटन पोस्ट, एक न्यूयॉर्क टाइम्स, इनकी जो थी मेन हेडलाइन थी ये, एंड दिस इज अबाउट, हम आपको बता रहे हैं लास्ट वीक से कि जो जनवरी 6 के जो ऊपर जो राइट्स हुए थे उसके ऊपर, कैपिटल हिल के ऊपर, तो उसके ऊपर एक पैनल बिठाया गया था टू फाइंड आउट कि जी ये क्या हुआ था वहां पे उस दिन. वो तो उसका आज सेकंड डे था. वो पैनल जो था अपनी हियरिंग जो था वो सुन रहा था, और उसके लिए उन्होंने जो है बिल बार से पूछा. तो बिल बार ने कहा जी कि ऐसा नहीं है कि ट्रंप साहब के आसपास जो है वो सारे पागल लोग थे. ट्रंप साहब के बहुत सारे एडवाइजर्स, उन्होंने आज बताया इसको, पैनल हियरिंग जो चल रही थी, कि हम उसको बता रहे थे कि कोई फ्रॉड नहीं हुआ, ट्रंप साहब बिल्कुल सही गिनती हुई है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे क्योंकि वो बार बार कह रहे थे दीज इलेक्शंस हैव बीन स्टोलन. तो हम उनको बता रहे थे कि ये ऐसा नहीं है. अच्छा, इसमें आज सबसे बड़ा धचका पैनल को क्या लगा है, ये जो हियरिंग कर रहा है जनवरी 6 की, इसमें एक इनके एक्स कैंपेनर थे, ट्रंप साहब के मैनेजर बिल स्टीपियन. पहले तो उन्होंने कहा जी कि मैं आ रहा हूं और मैं करूंगा, उसके बाद इन्होंने मैसेज भेज दिया कि नहीं मेरी एक पर्सनल इमरजेंसी है तो मैं नहीं आ सकती. तो जब उन्होंने पर्सनल इमरजेंसी पूछी, उन्होंने कहा जी क्या पर्सनल इमरजेंसी है, वो कहता है जी मेरी बीवी जो है वो लेबर में है तो आज मैं नहीं आ सकता. तो इनकी जो कोई पुरानी फिर स्टेटमेंट्स थी वो ये लोग सुनाते रहे हैं, और उसके बेस पे भी इन्होंने ये देखा है कि ये जो मॉब था जिसको कि इन्होंने प्रोवोक किया अपनी बातों की वजह से, लोग उनके पास आसपास थे जो उनको मना कर रहे थे कि ट्रंप साहब ये ना करो आप. तो बहरहाल जी अब ये जब सामने आएंगे बिल स्टीपियन तो अब ये पता चलेगा और डिटेल्स. थिंग्स आर गेटिंग वेरी सीरियस नाउ. वेरी सीरियस, वेरी सीरियस, क्योंकि हियरिंग शुरू हो गई है ना जी. हम सिर्फ अपने मुल्कों की बात करते हैं कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, वहां पर जो प्रेसिडेंट होता है या प्राइम मिनिस्टर होता है, वो जैसे ही उसकी टाइम खत्म होता है तो उस पे केसेस शुरू हो जाते हैं. और फिर अब ये देख रहे हैं ये इतनी बड़ा अमेरिका के प्रेसिडेंट को वो एक्यूज कर रहे हैं कि इन्होंने जो है क्रिएट किया. वही तो कह रहे हैं कि इन्होंने जो है हमारी जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज थी सालों से वो उन्होंने खराब की. और आप ये देखें ये ऑर्डिनरी वो पैनल नहीं है, ये यूएस कमेटी जो है उसका ये हाउस कमेटी जो है ये उसका पैनल बैठा हुआ है. एग्जैक्टली. तो दिस इज दे आर द लॉ मेकर्स. हाँ, दे आर द लॉ मेकर्स ना. तो ऐसे है. अच्छा जनाब, यूक्रेन जो है उसकी हालत अब खराब होती जा रही है, क्योंकि अब जो आज की रिपोर्ट्स आई हैं वो ये बता रही हैं कि यूक्रेन के काफ़ी ईस्टर्न हिस्से के ऊपर, पूरी तरह तो नहीं लेकिन काफ़ी तरह से जो है रशिया काबिज होता जा रहा है. और अभी तक तो सारी जो है वो उसने पूरी अपनी फोर्स यूज़ भी नहीं की है, तो भी वो होता जा रहा है. यहाँ पे जो इसके इलाके में ये जो सेवरोडोनेट्स्क के जो इलाके हैं वहाँ पे कह रहे हैं जी काफ़ी सारे जो ब्रिजेस हैं वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिए हैं रशिया ने. और उसके साथ सबसे बड़ा जो मुश्किल आ गई है वो ये है कि जो लोग भागना चाहते हैं यूक्रेन से या सिविलियंस हैं जिनको ये लोग खुद भी निकालना चाहते हैं, वो अब स्टक हैं, वहां पे स्टक हैं क्योंकि कोई वहां पे नहीं आ जा सकती. अच्छा, अब जब ये आना शुरू हुआ और ये लोकल गवर्नर जो है शेरिल गाइडा, उसने जब ये बातें करनी शुरू की तो उसके ऊपर जो है ये मेक्सिको के प्रेसिडेंट जो है आंद्रे लोपेस ओब्राडोर वो बड़े भड़क गए हैं. वो कहते हैं, उन्होंने आज का नाम तो उन्होंने ना यूएसए का लिया ना ही उन्होंने नेटो का लिया, लेकिन उन्होंने बड़ा हिट किया ये नेटो की पॉलिसी को, जो इन्होंने एनकरेज किया है यूक्रेन को कि तुम रशिया के साथ जाओ, गो हेड एंड वॉर. और उनके एग्जैक्टली ये वर्ड्स हैं. उन्होंने कहा जी कि ये बिल्कुल इमोरल है जो हरकत की है. उन्होंने कहा जी कि हम, हालांकि जब यूनाइटेड नेशंस के अंदर जब वो हुई थी हाउस कमेटी, वो जो बैठे थे ये सारे यूरोपियंस, और इन्होंने कहा था कि आपने कंडेम करना, रशिया कंडेम किया था, लेकिन इसके बावजूद रशिया ने कोई भी सैंक्शंस नहीं लगाए हैं रशिया के अगेंस्ट. मेक्सिको ने रशिया के अगेंस्ट कोई सैंक्शंस नहीं लगाए हैं. अच्छा, अब प्रेसिडेंट साहब कह रहे हैं आपने पता क्या काम किया नेटो को, और यूएसए को कह रहे हैं आपने पता क्या काम किया है. आपने उसको कहा है कि वी विल सप्लाई वेपन्स एंड यू विल सप्लाई अस डेड. और वो कहते हैं कि कोई ऐसा तरीका नहीं था, आप उसको पैसे भी दे रहे हैं, वेपन्स भी दे रहे हैं, वो और ज्यादा जोर लगा रहा है रशिया के खिलाफ, तो आपको कोई ऐसा चीज नहीं नजर आ रही थी कि जिसमें आप ये वॉर रोक सकते. तो हमने कब कहा था माजिद भाई, ये हमने आज से 3 महीने पहले जब वॉर शुरू हुई थी हमने उसी वक्त कह दिया था कि इनको, इस छोटे मुल्क को इस वॉर में नहीं धकेलना चाहिए था. नहीं, 100%. हाँ,
ये बात है ना, हम तो 3-3 महीने पहले की प्रेडिक्शन करते हैं ना। तो आज एग्जैक्टली उन्होंने मुझे आज ये पढ़ के स्टोरी इतनी वो हो रही थी, मैंने कहा ये तो हमने पहले ही कह दिया था कि क्यों उसको पुश किया एक छोटे मुल्क को, रशिया जैसे जिन। अभी वो कह रहे हैं जी, आज की जो रिपोर्ट्स आई हुई है सारे ये इसके अंदर, न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह ये सारों के अंदर, अभी तो वो पूरा जोर नहीं लगा रहा रशिया अपना। यानी पूरे जोर का क्या मतलब है? पूरे जोर का मतलब है न्यूक्लियर अपनी जो ताकत है वो नहीं इस्तेमाल कर रहा है। एक बम उसने गिराना है, छोटा सा टिड्डी जितना मुल्क है उसने उड़ जाना है। तो अभी तो वो ट्रेडिशनल वॉर ही कर रहा है। तो और उस ट्रेडिशनल वॉर में भी अपने बहुत सारे वेपन्स जो हैं, हाई एंड वेपन्स जो हैं, जो कि वो देता है इंडिया वगैरह को, वो तो अभी तक उसने यूज ही नहीं किए। तो ये आज उन्होंने बहुत ज्यादा जो है ये इन्होंने हिट किया है इनको। रॉयटर्स की आज एक स्टोरी है जी, आपको पता है ये स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसके जो डायरेक्टर हैं विल्फ्रेड वुएन, ही इज द डायरेक्टर ऑफ वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन प्रोग्राम एट स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके अंदर आज उन्होंने कहा है, अगेन ये थिंक टैंक है माजिद भाई, ये देखें पार्ट ऑफ थिंक टैंक है, ये कह रहे हैं कि जी न्यूक्लियर जो वॉर है उसका जो है खतरा बहुत बढ़ गया है। और पायन कितने पैसे लिए आपने, ये तो हमने पहले कह दिया था जिस वक्त यूक्रेन और रशिया की वॉर हुई थी, हमने उसी वक्त कह दिया था गलत किया, आप न्यूक्लियर वॉर की तरफ जा सकते हैं। कितनी हमने बातें कही थी, हमारी बातें सुन के तो नहीं गई आपने बातें। हाँ जी, तो ये इसने कहा, उसने कहा जी फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर कोल्ड वॉर ये इतना ज्यादा खतरा पैदा हो गया है और इसके अंदर जो है ये न्यूक्लियर वॉर की तरफ जो है चीजें जा रही हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। इन्होंने कहा जी कि ये इनकी जो रिपोर्ट है एक आई है और उसके अंदर इन्होंने सारी वो जो है डिटेल्स दी हैं कि ये किस तरह से जो है ये काम करता है। रिस्पॉन्स फ्रेमवर्क जो इन्होंने बनाया है उसके अंदर इन्होंने कहा है कि जो 2022 ईयर बुक इनकी आई है, जो उस ईयर बुक के अंदर लिखा हुआ है, आमिर वो जरा बुक्स दिखाएं, ईयर 2022 ईयर बुक्स जो हैं जो आई हैं, तो उसके अंदर इन्होंने सारी डिटेल्स आज की हैं। उन्होंने कहा जी कि 5977 जो हैं वॉर हेड्स हैं और ये यूएसए से रशिया के पास ज्यादा हैं। ये कहते हैं जी कि यूएसए और रशिया, माजिद भाई कैन यू इमेजिन, ये जो आज सिपी की आज ये जो आई है ये कह रही है कि ये जो दो कंट्रीज हैं रशिया और यूएसए, इनके पास वर्ल्ड्स 90% वॉर हेड्स हैं। आप सोचें। और फिर कह रहे हैं जी चाइना तो तीसरे नंबर पे है, जिसको बेचारे को ऐसे ही बदनाम कर रहे थे, चाइना तीसरे नंबर पे है, चाइना के पास तो 300 न्यूक्लियर जो है न्यू मिसाइल सिलोज और ये चीजें हैं। यानी रशिया का आप नंबर देखें मजिद भाई 5977। वाओ, आप देखें। तो वो कह रहे हैं जी हालांकि ये नंबर जरा नीचे आया है जो क्योंकि लोग जो है अब कंट्रीज यानी कि वो अब कम स्पेंडिंग कर रहे हैं इसके ऊपर, और जो है ये जनवरी 2022 में 12,705 पे आ गया था क्योंकि लोगों को ज्यादा जाहिर है कि कोविड पे स्पेंड किया और जो डिफेंस स्पेंडिंग थी नीचे आई। जनवरी 2021 में ये थे 13,080 से ऊपर थे ये, तो नीचे तो आ रही हैं, लेकिन फिर भी जो बड़े जो दो मुल्क हैं ये बिल्कुल अपने वॉर हेड्स जो हैं ये कम कर नहीं कर रहे हैं। तो ये और इन्हीं दो के बीच में ठनी हुई है और साथ में इन्होंने चाइना को भी जो है वो ठोका हुआ है साइड पे। तो अब अगर ये तीनों आ गए तो इनका बड़ा डर है कि ऐसा ना होए कि न्यूक्लियर वॉर शुरू हो जाए मुल्क में। तो वो कहते हैं जी ये बड़ा हमें खतरा पड़ गया। अच्छा जी, ये अब हम आपको बताना चाहते हैं फिनलैंड बेस्ड ये जो सेंटर फॉर रिसर्च और एनर्जी एंड क्लीन एयर है जनाब, इसने बताया है कि आप तो दीवार के साथ लगा रहे हो रशिया को, लेकिन ओनली इन 100 डेज ऑफ वॉर विद यूक्रेन, कैन यू इमेजिन, रशिया हैज अर्न्ड $98 बिलियन ऑन इट्स फॉसिल फ्यूल एक्सपोर्ट्स। कैन यू इमेजिन? आप उसको किनारे से लगा रहे हैं, दूसरी दुनिया उससे खरीद रही है और वो पैसे बना रहा है अपना। और चाइना इज द बिगेस्ट बायर, चाइना एंड इंडिया द बिगेस्ट बायर्स। तो वो कहते हैं जी कि अभी तो रशिया जो है उसने पूरी तरह से अगेन अपना ऑयल पूरी तरह से बेचना भी नहीं शुरू किया और ये फिगर्स आ गई हैं। और वो कह रहे हैं जी कि रशिया इस वक्त EU को 40% गैस दे रहा है और 27% इंपोर्टेड ऑयल दे रहा है। तो आप जो हैं आप कैसे सोच रहे हैं कि उसका ऑयल और गैस आप बंद कर दोगे, करोगे तो फिर आपकी इकोनॉमी कैसे चलेगी? सही। अच्छा जी, ये उन्होंने कहा है और उन्होंने कहा जी कि कोई उसको फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि आपने रोका तो दूसरे लोग उससे खरीद रहे हैं। ये भी हमने खबर बताई थी जी कि ये हमारे सारे जो यूरोपियन फ्रेंड्स हैं, फेयर वेदर फ्रेंड्स हैं, पहले तो UAE और सऊदी के कहने पे कतर को दीवार से लगाए रखा, फिर अब जब अपनी जो है वो पसूड़ी पड़ी हुई है तो अब जी कतर के जा जाके सदके ले रहे हैं, उनकी बलाएं उतार रहे हैं। अच्छा, अब जनाब ये
जो फ्रांस की टोटल एनर्जीज वाले हैं ये अब कतर में पहुंचे हुए हैं, और ये कतर एनर्जी के साथ जो है लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो है, ये LNG जिसको हम बोलते हैं आम जबान में, उसके ऊपर इन्होंने डील किया और कतर को कहा है कि तुम्हारा जो नॉर्दर्न फील्ड ईस्ट एक्सपेंशन प्रोजेक्ट है, विच हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, नॉट वन ऑफ द लार्जेस्ट, द लार्जेस्ट लिक्विफाइड नेचुरल गैस, उसमें हम जो है आपके साथ हिस्सा बन रहे हैं। ये जो है इसके मुताबिक जो ये प्लान है इसके अंदर $30 बिलियन लगाएगा कतर एक्सपेंशन के लिए, और ये साद अल काबी जो हैं ये इसके कतर इंजीनियरिंग एनर्जी के जो प्रेसिडेंट हैं और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनर्जी भी हैं कतर के, उन्होंने कहा जी कि ये हमारे अब जो सिग्नेचर्स हैं ये नेक्स्ट वीक तक हो जाएंगे। इसमें जो टोटल एनर्जीज के CEO हैं पैट्रिक बोयन, उन्होंने कहा जी कि 25% ऑफ 1 ट्रेन जो है हम इनसे लेंगे, और 1 ट्रेन का मतलब है एक जो है हिस्सा जो विच इज ह्यूज, वो इनसे हम लेंगे, जो कि आता है 77 मिलियन टन्स पर एनम जिसकी के कैपेसिटी हो सकती है, और ये बढ़ा सकता है कतर उसको 126 टन्स पर एनम पे बाय 2027। एंड दे वर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर इट। यस, दे वर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर इट। स्मार्ट बीबुल, ठीक है जी। तो ये इनको पता था कि इन्होंने हमारे पास आना है, और हमारे साथ ये जी डीलें हो रही हैं इनके साथ, कतर के साथ। द वायर की आज एक स्टोरी, और ये अगेन बहुत ही आई ओपनिंग है, और इसके अंदर बहुत सारे एलिगेशंस लगाए हैं श्रीलंका के एक मिनिस्टर ने। अच्छा जी, ये एलिगेशंस कैसे लगे और क्या लगे? ये जो एलिगेशंस हैं जो कि इन्होंने हेड ऑफ श्रीलंकन इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है, इनको चूंकि ये जो क्राइसिस अब चल रहा है उसके ऊपर सारे मिनिस्टर्स को बुलाया जा रहा है, और बिजली तो बिल्कुल ही नहीं है, सारा अंधेरे में पड़ा हुआ है बेचारा मुल्क। इनको बुलाया गया और इनसे पूछा गया कि पायान आप बताओ मुल्क अंधेरे में क्यों है? तो ये डील्स जो हैं क्यों नहीं आपने सस्ती की, क्यों नहीं सही लोगों से की, क्यों मुल्क के अंदर इतना क्राइसिस आ गया है? इन्होंने जी आके कहा कि श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट थे गोटाबाया राजापक्षे, उन्होंने मुझे खुद से बुलाया अपने पास, और उन्होंने मुझे कहा कि अलेजडली मोदी जी ने मुझे कहा है कि तुमने ये पूरे का पूरा 500 मेगावाट विंड पावर प्रोजेक्ट जो है ये तुमने गौतम अदानी के अदानी ग्रुप को देना है। तो मैंने उनको कहा जी कि ये तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है, और मैं तो सिर्फ हेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी हूं, जो इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्ट्री है वो इसको करेगी। तो ये राजापक्षे साहब ने कहा कि नहीं, तुम मिनिस्ट्री में जाओ और तुम उनको जाके कहो कि प्रेसिडेंट ने मुझे कहा है कि अलेजडली मोदी जी मुझे कह रहे हैं कि ये सारे का सारा प्रोजेक्ट तुम अदानी ग्रुप को दो। अच्छा, इसने ये बात जी, इसका नाम है ये जो इनके जो सिलोन इलेक्ट्रिक बोर्ड के चेयरमैन है MMC फर्डिनेंडो साहब ने 2 दिन पहले ये बात की। आज उनको फिर से जब फर्दर हियरिंग के लिए बुलाया गया तो उन्होंने यू टर्न ले लिया। उन्होंने कहा नहीं, मैं बहुत इमोशनल हो गया था, मैंने झूठ बोल दिया। बयान, आप इतना बड़ा एलिगेशन एक इतने बड़े मुल्क के हेड ऑफ द स्टेट के ऊपर आप लगा रहे हैं, और अपने मुल्क के प्रेसिडेंट भी आप लगा रहे हैं, और आप इमोशनल कैसे? something behind it. Of course, आप कैसे इमोशनल हो गए भाई? और ये आपने इतने बड़े एलिगेशंस कैसे लगाए? तो अगर तो ये झूठ है तो आई वुड से कि इंडिया को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए इस आदमी के खिलाफ, और अगर ये झूठ नहीं है तो फिर ये बड़े आईब्राउज रेज करने की बात है, क्योंकि हिंदुस्तान के अपने अंदर लोग जो हैं वो कहते हैं कि allegedly ड्यूरिंग दिस पीरियड जब से बीजेपी आई है तो 2 ही लोग प्रॉस्पर कर रहे हैं, एक अंबानीज और एक अदानीज, क्योंकि इनके बड़े क्लोज रिलेशनशिप्स हैं मोदी जी के साथ। सही। तो ये जनाब आज की काफ़ी जो है बड़ी खबर रही। अच्छा जी, बांग्लादेश के अंदर बहुत ही फनी आज एक स्टेटमेंट आई है। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं हसन महमूद साहब। आपको पता ही है कि बांग्लादेश के अंदर भी अब रिसेंटली एक 3-4 दिनों से बहुत ज़्यादा ये जो 2 बीजेपी के जो लीडर्स हैं उन्होंने जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुदा न खास्ता शान में गुस्ताखी की है, तो उसके ऊपर सारी दुनिया में हो रहे थे। तो बांग्लादेश को अभी जाग आई है थोड़े दिनों से, तो वो बहुत मैसिव लेकिन वहां पे प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। अच्छा जी, उसके ऊपर जी आज इन्होंने शायद मेरे ख्याल में बहुत अंडर प्रेशर आके इन्होंने ये बयान दिया कि नामूस रसालत के बारे में हम कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, और ये जो निकल रहे थे बहुत सारे प्रोटेस्ट हिफाजत इस्लाम ऑर्गेनाइजेशन जो कर रही थी, साथ ही उन्होंने उस ऑर्गेनाइजेशन को कहा लेकिन हम अननेसेसरली ये जो है कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते हैं मुल्क के अंदर या इंडिया के साथ। मतलब
करे भी ना करे। हाँ, पायन मतलब कहना की चाह रहे हो कि कंडेम आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? अगर कंडेम कर रहे हो, क्योंकि इन्होंने ये हिफाजत इस्लाम जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसने कहा है कि आप इंडिया की गवर्नमेंट के साथ इसको उठाओ और इसको कंडेम करो। एक आप कह रहे हैं हाँ जी हम कंडेम करते हैं, लेकिन हम इसको फ्लेयर अप नहीं करना चाहते चीज को। भाई क्या मतलब है आपका? आप बताओ ना। सच बोलना लोगों ने छोड़ दिया, मैंने देखा है। तो ये जी इन्होंने कहा। अच्छा जी, आज हिंदुस्तान के अंदर भी काफी फायरवर्क्स देखे गए। उसकी वजह यह है कि हमने आपको बताया था वीकेंड पे कि जो ये है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो है उसने राहुल गांधी जी को, जो कि कांग्रेस के लीडर हैं, उनको बुलाया है मनी लॉन्ड्रिंग केस के अंदर। उनको कहा था कि मंडे को आप आके जवाब देंगे। तो ये वहां पे गए, 9 घंटे तक ये इनकी ग्रिलिंग करते रहे। ये है किस्सा कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है नेशनल हेरल्ड न्यूज़पेपर, जो कि जिसमें कि हमको इरेगुलरिटीज मिली हैं, जिसको कि चलाता है पार्टी प्रोमोटेड यंग इंडियंस। उनका अपना जो है वो ओन करते हैं इस पेपर को। तो इनको पहले बुलाया गया सुबह 11:10 पे, फिर इनको ब्रेक दी गई, फिर इनको बुला लिया गया। तो उस होते हुए ये भी हमने बताया था वीकेंड के ऊपर कि कांग्रेस ने कहा था कि हम सत्याग्रह करेंगे। सत्याग्रह का मतलब होता है कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे कि हमारे लीडर जो है इसको आप पकड़ के लेके जा रहे हैं। तो ये काफी यहाँ पे जब इनको पकड़ के लेके गए और 9 घंटे तक ग्रिलिंग होती रही, तो कांग्रेस के सारे जो वर्कर्स थे वो जो थे बाहर बैठे हुए थे। अच्छा, अब जबकि इनकी तो अंदर क्वेश्चनिंग हो रही थी ना, जो राहुल गांधी जी की है, बाहर क्या हो रहा था? अलेजली कांग्रेस पार्टी कहती है कि कांग्रेस के एमपी अधीर रंजन चौधरी और जो इनके बाकी के जो लीडर्स हैं, जैसे एमपी शक्ति सिंह गोबिल और एमपी प्रमोद तिवारी और केसी वेणुगोपालन, हत्या के जो इनके फाइनेंस मिनिस्टर थे पुराने पी चिदम्बरम, उसके बारे में जब सत्याग्रह मार्च पे निकले हैं लोग, तो उन्होंने कहा जी कि इनके ऊपर तशद्दुद किया। दिल्ली की पुलिस ने इस चीज का जो है खुलासा किया। आज कांग्रेस के चीफ स्पोक्स पर्सन जो है रणदीप सुरजेवाला ने, उन्होंने कहा जी कि इनके साथ इंतहाई बदतमीजी की, इनके सर फाड़े और खासतौर पे पी चिदम्बरम साहब की एनके उठा के नीचे फेंकी, उसको तोड़ा, उसको जो है उनको तंग किया और मारपीट की। और वो पूछ रहे थे आज सुरजेवाला साहब कि क्या ये डेमोक्रेसी है? इस मुल्क की डेमोक्रेसी ऐसे चलती है? हमने तो ना कोई तोड़फोड़ की है ना कुछ किया है, एक पीसफुल हमने मार्च निकाला है और हम जो है अपने जो लीडर है उसको हम कंडेम कर रहे हैं कि जी आपने जिस तरह से गलत पकड़ा है, क्योंकि आप सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं। तो उन्होंने आज कहा है कि ये मोदी जी की जो गवर्नमेंट है ये इसको हिंदुस्तान कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। जो कुछ ये डेमोक्रेसी को ट्रैम्पल कर रहे हैं, थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो हैं इनके, यही कांग्रेस के जो सपोर्टर्स आए हुए थे सड़कों पे, इनको पकड़ के आज जेल में डाला गया। उसके ऊपर भी सुरजेवाला जी का बहुत सारा कंसर्न था। उन्होंने कहा भी इनको क्यों पकड़ा है, क्योंकि ये जो कांग्रेस के जो अपने झंडे थे और जो इनके नेशनल फ्लैग्स थे, ये लोग करके बाहर खड़े हुए थे। और इन्होंने कहा जी कि इन सब लोगों को मारा पीटा हमारे जो है वो लीडर्स को। अब इनमें से बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग पी चिदम्बरम जो है उनको अब एयरलाइन फ्रैक्चर आ गया, ऐसे मारा है पुलिस ने। तो उसके ऊपर आज इन्होंने सुरजेवाला जी जो है उन्होंने काफी हंगामा मचाया। द प्रिंट की एक स्टोरी है जी, एंड दिस इज रिटन बाय उपमन्यु त्रिवेदी। उपमन्यु त्रिवेदी जी कहते हैं, क्योंकि ये एक इन्होंने रिपोर्ट निकाली है, ये NYU स्टर्न सेंटर फॉर बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स, इनकी रिपोर्ट का नाम है मुस्लिम्स ये प्लेटफॉर्म वेपनाइज्ड, हाउ यूट्यूब स्प्रेड्स हार्मफुल कंटेंट एंड व्हाट कैन बी डन अबाउट इट। अच्छा जी, अब ये इस रिस्पॉन्स फ्रेमवर्क में इन्होंने कहा है जी कि हिंदुस्तान के अंदर जो रूलिंग पार्टी है अलेजली, यानी कि बीजेपी, वो यूट्यूब को यूज करती है कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और हेटफुल जो कंटेंट है उसको खास तौर पे मुसलमानों और औरतों के खिलाफ ये यूज करते हैं। उन्होंने आज अल्फाबेट इंक का जो गूगल ओन्ड ये वीडियो प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, इनको आज कहा है कि हम आपको कुछ रिकमेंडेशंस देना चाहते हैं कि ये जो एंटी मुस्लिम रेटरिक है ऑनलाइन और ये जो मुसलमानों के जो राइट्स को ट्रैम्पल किया जा रहा है, इसको कैसे रोका जा रहा है, हो जा सकता है, क्योंकि इसके ऊपर जो कंटेंट जनरेट किया जा रहा है उसके अंदर फिजिकल थ्रेट्स तक दिए जा रहे हैं। तो ये कंटेंट जो है इसको रोकने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इसके ऊपर भी जो है आज काफी
रिएक्शन आया। कराची के अंदर जी जो अजीज भट्टी पार्क है गुलशन इकबाल में, वहां पे एक जो गाड़ियां खड़ी हुई थी बहुत सारी, जो कि वो कहते हैं जी हमने लोगों से इंपाउंड की थी, तकरीबन 400 के करीब गाड़ियां, स्कूटर, और वो बुरे तरीके से आग के अंदर जो है वो झुलस गए हैं। अच्छा ये देखें जरा गाड़ियों की मत भाई, गाड़ियों की हालत देखें, ये गाड़ियां थी, स्कूटर थे और ये थे। अच्छा अब कितनी फनी बात कर रही है पुलिस, यहां पे जो डीसी ईस्ट है कराची में राजा तारिक हुसैन साहब, वो कहते हैं जी कि ये पास की जो झाड़ियां थी यहां पे आग लगी थी और हमें जैसे ही बताया तो 15 मिनट में हम आ गए। 15 मिनट के अंदर ये 400 गाड़ी जल सकती है माजिद भाई ऐसे? आप सोचें जरा, 400 गाड़ी और स्कूटर और साइकिलें, मतलब कागज की थोड़ी बनी हुई है। कहते हैं जी बहरहाल जी हम में तो पहुंचे हैं और कुछ लोगों ने तो ये कहा, मीडिया ने कहा है कि 440 बाइक्स थी, गाड़ियां थी और ये व्हीकल्स थी। कुछ लोगों ने कहा 400 के करीब थी, कुछ ने कहा 440 के। बहरहाल जी 400 से ऊपर आप समझ लें थी। तो वो कहते हैं जी हम 15 मिनट में पहुंच गए थे। 15 मिनट में पहुंच गए थे तो 15 मिनट में ये कैसे इंजर पिंजर तक उनका कैसे हिल गया भाई, अगर आप 15 मिनट में उधर पहुंच गए। बहरहाल जी सिंध के जो चीफ मिनिस्टर है मुराद अली शाह, उनके जो स्पोक्स पर्सन अब्दुल रशीद चीमा, वो कह रहे हैं जी कि हमने अब आग बुझा ली और बड़ा उन्होंने तीर मारा। उन्होंने कहा जी कोई कैजुअलिटीज यहाँ पे नहीं हुई है। वाह जी वाह, यानी कि खड़ी हुई गाड़ियों के अंदर भी कैजुअलिटीज होनी चाहिए थे हैं। तो फिर इनको लगता है यानी खड़ी गाड़ी में कोई बैठे होने चाहिए थे लोग। हाँ भी खड़ी गाड़ी में क्यों नहीं लोग बैठे थे, इनका ये कहने का मतलब है। खाली गाड़ियां कंपाउंडेड खड़ी हुई हैं, उस पे आग लग गई है सारी पे, तो लोग कहां से आएंगे? नहीं उधर कोई कैजुअलिटीज नहीं हुई, उन्होंने कहा है। तो बहुत बड़ा उन्होंने तीर मारा, कमाल किया जी, बहुत तीर मारा ये सिंध की गवर्नमेंट ने। अच्छा जी पंजाब के अंदर आज जो है बजट पेश किया गया फिस्कल ईयर 2022-23 के लिए, और गवर्नमेंट के जो मुलाजमीन हैं उनकी फिर से जो है सैलरीज बढ़ा दी गई हैं। कभी कहते हैं जी खजाना खाली है, कभी कहते हैं IMF वाले जो हैं हमको पैसे नहीं दे रहे, हमारे पास स्पेंडिंग के लिए पैसे नहीं है। तो पैसे नहीं है तो पायान फिर आपने चीफ मिनिस्टर हमजा शरीफ साहब ने आज की जो मीटिंग चेयर की उसमें कहा जी 5% पेंशन्स में इंक्रीज किया जाए और इसके अलावा जो है 30% सैलरीज को इंक्रीज किया जाए और 15% डिस्पैरिटी अलाउंस भी दिया जाए। मतलब ये 5-10% लोगों की क्या चीज है? कोई चीज नहीं है ना इनके लिए। अच्छा इन्होंने जो बजट आज पेश किया है पंजाब का 3.226 ट्रिलियन रुपीस का किया है, और ये इन्होंने जो नए इधर फाइनेंस मिनिस्टर बनाए हैं अपने सरदार अवैस लगारी, अगर आपको पता हो कि जो हमारे थे फारूक लगारी साहब जो प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, उनके बेटे हैं ये, तो उनको बनाया। तो उन्होंने जी ये प्रेजेंट किया और वो कह रहे हैं जी कि हमने बड़ा इसमें तीर मारा है। 900 मिलियन जो है हमने वुमेन डेवलपमेंट के लिए लगाया और 19.5 बिलियन लोकल गवर्नमेंट के लिए। अच्छा जी लोकल गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है आपकी, अगर वहाँ पे कचरे के ढेर हैं और वहाँ पे बिजली नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा, नालियाँ नहीं बनी हुई, सड़कें टूटी हुई हैं, तो लोकल गवर्नमेंट बात जी ये जाहिर है कि अब सॉरी टू से कि ये तो अब फिर उनकी अपनी जेबों में ही जाने के लिए इसलिए इन्होंने पढ़ाए हैं। इसी की तरह जी ये केपी की जो गवर्नमेंट है इन्होंने भी आज पेश किया अपना जो है वो बजट, और इस बजट को पेश किया उनके फाइनेंस मिनिस्टर तैमूर सलीम खान झगड़ा साहब ने, और इन्होंने कहा जी हम भी 16% सैलरीज इंक्रीज कर रहे हैं, 15% पेंशन इंक्रीज कर रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के, और इसके अंदर जो मेजर चीजें आज इन्होंने अनाउंस की हैं वो 223 बिलियन फॉर फाटा डेवलपमेंट, जो कि उसकी इमरान खान की गवर्नमेंट ने कहा था कि फाटा को डेवलप करें। हेल्थ जो है बजट बड़ी अच्छी बात है, हेल्थ के बजट को इन्होंने इंक्रीज किया केपी वालों ने 55 बिलियन रुपीज पे। एजुकेशन बजट भी हाई किया है 47 बिलियन का, और इन्होंने कहा जी शोहदा पैकेज फॉर पुलिस जो है उसको भी हम इंक्रीज कर रहे हैं और कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम को भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये 10% ऑन बेसिक सैलरी जो है वो भी पेंशन फंड में मंथली इनको अब लोगों को नजर आएगी। तो ये इनका है। इमरान खान साहब ने कहा जी कि अगर पाकिस्तान के अंदर फार्मर्स का ख्याल ना रखा गया तो फूड इनसिक्योरिटी जो है वो बेतहाशा बढ़ जाएगी। वो आज इस्लामाबाद के अंदर फार्मर्स कन्वेंशन से आज एड्रेस कर रहे थे और उन्होंने कहा जी कि ये लोग जो हैं फार्मर्स को जिस तरह से तंग कर रहे हैं और जो जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन पैदा हो गई है रशियन वॉर के बाद, उससे दुनिया में फैमिन आ सकता है। पाकिस्तान बड़ा फॉर्चुनेट कंट्री है कि इसके पास बेशुमार नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और अगर हमने इन अपॉर्चुनिटीज का सही फायदा लिया, क्योंकि हमारी एग्रीकल्चरल बेस है, तो हम जो है हमें कभी ये मुश्किल नहीं होगी। लेकिन मैं तो जिस दिन से ये गवर्नमेंट आई है मैं तो सिर्फ प्राइस का राइस देख रहा हूँ, जिसको कि जो इफेक्ट करेगी डायरेक्टली फार्मर्स को, क्योंकि फार्मर्स के पास अगर जो है राइजिंग फ्यूल और उसकी पावर की प्राइस देने के लिए पैसे नहीं होंगे तो फिर वो अपनी फसल बेच के अपनी चीजें कैसे पूरी करेंगे। और उन्होंने कहा जी मेरी गवर्नमेंट में बड़ी फार्मर फ्रेंडली थी और हमने काफी उनके लिए पॉलिसीज बनाई थी। ये तो मजद भाई जुल्म ही हो गया है। देखें पाकिस्तान के अंदर, ओ माय गॉड, अगर पुअर कंट्री पाकिस्तान का आज नाम जी दुनिया के जो टी लविंग कंट्रीज है ना उसमें से आया है, और उसमें बिल्कुल
बिल्कुल ये टॉप पे जो कुछ 4-5 कंट्रीज है ना, उनमें पाकिस्तान का नाम है। पाकिस्तान ने जनाब 2021-22 में 83.88 बिलियन रुपीस वर्थ ऑफ टी चाय मंगाई जी, इंपोर्ट बनाई की। क्या बात है जी, क्या बात है, मतलब है। और देखो चाय पियो जी, चाय पियो, दिन में 4-4 कप चाय पियो हैं जी। चाय पियो जी। 13 बिलियन वो कहते हैं जी मोर देन द प्रीवियस ईयर, यानी कि जो फिस्कल था 2020-21 उससे 13 बिलियन ज्यादा। वो कहते हैं जी कि इसके अलावा पाकिस्तान ने, चलो चाय के ऊपर तो वो कहते हैं हराम किए पैसे, लेकिन बाकी जो अच्छे काम किए वो ये थे कि मेडिसिन जो थी वो 6 ट्रिलियन रुपीस की मंगवाई थी, 4 मिलियन जो थी साइकिल्स मंगवाई थी, 4.4 मिलियन मोटरसाइकिल्स, 4.3 मिलियन कार्स, ये मुझे समझ नहीं आई क्योंकि मुल्क में इतनी गाड़ियां बन रही हैं, और 75,000 ऑटो रिक्शास। लेकिन जो लोगों की नजरें उठी हैं वो इस फिगर पे उठी हैं 83.88 बिलियन फॉर टी। वाह जी वाह, क्या बात। अभी कुछ तो पीना है तो चाय पी लीजिए आप। अच्छा चाय पी लो। अच्छा चाय पियो लिप्टन दी चाय है, लिप्टन दी चाय पियो। चलो अच्छा जनाब, आज कराची के अंदर फिर से जो ओल्ड एरिया है टावर के करीब, वहां पे जी एक बंदे ने कुछ लेबरर्स हैं 22 के करीब लेबरर्स जो थे उनको कुछ एक ड्रिंक दिया। वो ड्रिंक पीने के बाद वो बेहोश हो गए। वो जब बेहोश हुए, अनकॉन्शियस हुए, ये कराची के गोडाउन में इसने ये कार्रवाई डाली, तो इनकी हालत जब खराब हुई तो जो रेस्क्यू ऑफिसर्स और पुलिस को बुलाया गया, उन्होंने इनको सिविल हॉस्पिटल में किया, लेकिन वो आदमी अपना काम कर चुका था। जब ये अनकॉन्शियस हुए तो वो इनके वैल्यूएबल्स और घड़ियां और उसके पैसे और मोबाइल्स लेके गायब हो गया। तो जनाब ये हुआ। यूके की मेट्रोपॉलिटन पुलिस जो है उसने कहा है जी कि केविन स्पेसी, 62 ईयर्स उनकी अब एज हो गई है, तो लगते वैसे बड़े हदी हैं, तो उनके ऊपर जनाब जो सेक्सुअल हरासमेंट के चार्जेस आए थे, 4 चार्जेस उनके ऊपर लगाए थे। तो वो कह रहे हैं जी कि अब थर्सडे के दिन जो है इनको वेस्टमिनिस्टर मैजिस्ट्रेट कोर्ट में हाजिर किया जाएगा, क्योंकि 3 लोगों ने इनके खिलाफ जो है शिकायत की थी। उन्होंने कहा था कि इन्होंने जबरदस्ती हमारे साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया है। तो उसके अंदर, और ये सारी एविडेंस जो है मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने उससे पहले जमा की थी, ये सारी की सारी एविडेंस वेस्टमिनिस्टर मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट में पेश की जाएगी। बीसीसीआई के जो प्रेसिडेंट हैं सौरव गांगुली, उन्होंने आज अनाउंस किया है कि बीसीसीआई अपने क्रिकेटर्स मेन विमेन बोथ और अपने एक्स एम्पायर्स जो हैं उनके जो है बेनिफिट्स यानी कि पेंशन्स उनके बढ़ा रहा है। वो कहते हैं जी ये क्रिकेटर्स जो हैं ये हमारा बहुत ख्याल करते हैं, हमारा नाम बुलंद करते हैं दुनिया में, और एम्पायर्स जो हैं अनसंग हीरोज हैं। तो ये जिस वक्त जो है छोड़ देते हैं क्रिकेट, तो फिर हमारा काम है बीसीसीआई का कि हम इनका ख्याल करें। तो ये सोचा जा रहा है कि अराउंड 900 पर्सनल विल गेट बेनिफिट, 75% जो इसमें से बेनिफिशरीज हैं उनको 100% रेज दी जाएगी। इतने पैसे कमा लिए हैं बीसीसीआई ने, इतने पैसे कमा लिए हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, आलिया भट्ट साहिबा जो हैं वो लंदन में हैं, वो अपनी पहली हॉलीवुड की जो फिल्म है हार्ट ऑफ स्टोन उसके ऊपर काम कर रही हैं, और इनके साथ जो हैं इनके मियां साहब रणवीर कपूर साहब भी हैं। इनसे जब पूछा गया कि भाई आपकी बेगम तो जैसे बाकी के हमारे इंडियन सितारे जो हैं हॉलीवुड की तरफ जा रहे हैं, तो आप भी क्या जाएंगे? इन्होंने कहा जी नहीं, मैं हिंदुस्तान में ही खुश हूं, मुझे हॉलीवुड के मेरे कोई ड्रीम्स नहीं है। और आपको पता ही है कि लास्ट फिल्म इनकी संजू आई थी 2018 में, और अब इनकी नई 2 फिल्में आने वाली हैं, शमशेरा एंड ब्रह्मास्त्र, और ब्रह्मास्त्र तो अभी इस वेंसडे को ही रिलीज होने वाली है। वो कहते हैं जी कि अगर आपका कंटेंट अच्छा है और अगर आप जो हैं आपके वर्ल्ड वाइड ऑडियंस हैं, तो आप अपने मुल्क में रह के भी बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं, अपने कल्चर और अपने लैंग्वेज को प्रमोट कर सकते हैं और अपने ऑडियंसेस के साथ इन टच रह सकते हैं। माला सिन्हा जो है जी, उनका एक क्लिप एक इंटरव्यू का आज सामने आया है, जिसमें कि वो अमिताभ बच्चन की बड़ी तारीफ करते हुए देखी जा रही हैं। वो कहती हैं जी मैं इतना डरती थी, इतना घबराती थी अमिताभ बच्चन साहब से इस चीज के पीछे कि जब भी कभी मेरी और इनकी फिल्म होती थी तो मुझे बहुत ज्यादा ये लगता था कि मैं फटाफट सबसे पहले जाके उधर पहुंच जाऊंगी, लेकिन मेरे से बहुत पहले जो है वो अमिताभ बच्चन साहब बैठे होते थे। और वो कहते हैं कि मैं बड़े, ये ह्यूमिलिटी है इनके अंदर और बड़े रिस्पेक्टफुल हैं, और ये जो है मैं कहते हैं मैंने कभी इनको शोधगिरियां या बातें फजूल किस्म की या इधर उधर जो है कोई हरकतें करते हुए नहीं देखा। चुपचाप अगर शूटिंग नहीं हो रही होती थी अपने कोने में बैठ के एक किताब पढ़ रहे होते थे, और जिस वक्त शूटिंग शुरू होती थी तो उस वक्त इनको अपना सारा इन्होंने होमवर्क किया होता था, तो ये करते थे। इन की एक फिल्म बड़ी जो मशहूर आई थी, संजोग आई थी 1972 में, जिसको कि डायरेक्ट किया था एस बालन ने, और ये एक रीमेक था तेलुगु फिल्म इरू कोडुगल का, जिसको के बनाया था के बालाचंदर ने। तो और भी बहुत सारी फिल्में थी। तो वो कहती हैं जी कि ये मैं बड़ा इनसे डरती थी कि ये पहले ही आके बैठे होते थे सुबह सवेरे बड़े पंक्चुअल थे। एंड जनाब, पीसीबी टुडे सेलिब्रेट्स आवर क्रिकेटिंग लेजेंड जावेद मियांदाद, नन अदर देन जावेद मियांदाद, जिसने छक्का मारा था, आपको पता ही है वहां पे।
जो है दुबई के अंदर शारजा में छक्का मारा था और पाकिस्तान को जिताया था। और भी बेशुमार ये जो है जबरदस्त गेम करते थे। ही वाज नोन फॉर हिज अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ कैप्टनसी एंड बैटिंग। इन्होंने टेस्ट के अंदर 8,832 रन्स बनाए हैं, 7,381 ओडीआई रन्स बनाए हैं अपने 21 ईयर करियर में। कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि इनका नाम जो है हॉल ऑफ फेम में आया है। और ये ऑल्सो ही वॉज द यंगेस्ट प्लेयर टू स्कोर डबल सेंचुरी इन टेस्ट्स। तो बहुत बिग नेम था क्रिकेट का ये, और डरते नहीं थे, घबराते बिल्कुल नहीं थे, बिल्कुल नहीं। और वाह क्या लेजेंड थे ये। मगर जनाब क्या हुआ, बाबर आजम ने हमारे जावेद मियांदाद का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जैसे और लोगों के रिकॉर्ड वो तोड़ रहे हैं, रिकॉर्ड बनाए जाते हैं तोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए। हाँ जी, उन्होंने तोड़ दिया। उन्होंने कहा जी कि इन्होंने जो अभी वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो मैचेस हो रहे थे, जिसमें कि थर्ड ओडीआई के अंदर इन्होंने 77 रन्स बनाए हैं ऑफ 93 डिलीवरीज, उससे इन्होंने जो है ये आगे निकल गए हैं अब मियांदाद से टू मेक मोस्ट 50s कंसेक्यूटिवली। ठीक है जी। और ये आगे निकल गए हैं राहुल द्रविड़ से भी और मिसबाह-उल हक से भी, तो और जो है कुमार संगकारा से भी। इन सारों ने 7-7 बनाई थी और मियांदाद ने 8 बनाई थी, तो इसने अब 9 बना ली है। राइट। अच्छा, इनकी जो है इन्होंने जो है बनाई थी 196 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट में, 67 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फिर टेस्ट में, 55 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट में, 57 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ओडीआई में, 114 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ओडीआई, 105 नॉट आउट वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इन ओडीआई, 66 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इन T20, 103 वर्सेस वेस्ट इंडीज इन ओडीआई। और फिर दूसरी जो यानी कि जो पहले में और फिर तीसरे में जो बनाई थी इन्होंने 77 अगेंस्ट वेस्ट इंडीज अगेन इन ओडीआई। ये जो भी करंटली जो ओडीआई चल रहे हैं मुल्तान के अंदर पाकिस्तान में। और जनाब 2 तो मैच ऑलरेडी ओडीआई जीत चुका था पाकिस्तान, लेकिन अब पाकिस्तान ने क्लीन स्वीप की है 3-0 से वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, जो कि मुल्तान के अंदर इनके मैचेस हो रहे हैं। और जो तीसरा जो ओडीआई था उसमें जनाब शादाब खान की जबरदस्त किस्म की जो है वो थी। एक तो उसने 50 बनाए और फिर इसने 4 हालांकि जो है वो विकेट्स भी लिए, और पाकिस्तान 43 रन से ही जीता अगेंस्ट वेस्ट इंडीज मुल्तान के अंदर। और सॉरी, इसने 86 बनाए थे, नॉट रियली 50, इसने 86 बनाए थे। और हालांकि जो वेस्ट इंडीज का जो निकोलस पूरन है उसने बड़ा बैश किया पाकिस्तान को, 4 विकेट्स ले ली थी अर्ली पाकिस्तान की, और पाकिस्तान 117 फॉर 5 पे स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन फिर जी ये स्कोर लेकर गए 269 फॉर 9 पे। एंड जनाब पाकिस्तान ने एक और रिकॉर्ड आज कायम किया, एक तो बाबर आजम ने किया है जी, एक पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान हैज पिप्ड इंडिया फॉर द 4th रैंकिंग ऑन आईसीसी ओडीआई चार्ट, और पहले जो था नंबर 4 के ऊपर इंडिया था। वेस्ट इंडीज की जीत के बाद अब पाकिस्तान जो है वो 4थे नंबर पे आ गया है, और पाकिस्तान को मिले थे असल में 30 पॉइंट्स, जो कि इसको हेल्प भी करेंगे ओडीआई सुपर लीग, जो कि नेक्स्ट ईयर का जो वर्ल्ड कप इंडिया में होने वाला है उसके लिए भी। तो ये अब इंडिया से एक स्टेप जो है ये अहेड हैं। एंड जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज, आज जो है मैचेस हैं कतर वर्ल्ड कप 2022 क्वालिफायर के। इसके अंदर पेरू और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के आमने सामने होंगे, और इसका जो विनर है वो जाएगा कतर वर्ल्ड कप 2022 खेलने के लिए। ऑस्ट्रेलिया जो है 5 दफा जो है वर्ल्ड कप में पहुंच चुका है। पेरू अब चाहता है कि वो भी जाए, लेकिन इनके बीच में जो 2 मैचेस हुए थे जिसमें कि ये आगे गया था, वो था रशिया के अंदर 2018 में, जब पेरू जीता था और उसने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। तो आज का ये मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट समझा जा रहा है जनाब। कौन अब जाएगा वर्ल्ड कप में? कनाडा तो अपना तो सही है भाई, कनाडा से तो कोई हमें टेंशन नहीं है, कनाडा तो पहुंच गया उधर, तो अभी टेंशन नहीं है। आपस में तुम लड़ते झगड़ते रहो, जो कुछ करना है, कौन आएगा कौन जाएगा, क्या है क्या नहीं है, अपन तो पहले से उधर ही है। हाँ, क्योंकि एटलीस्ट कोई तो वहां पे, क्योंकि ना तो नीले जय जीत रहे हैं, ना टोरंटो एफसी जीत रहा है, ना जो है हमारे मेपल लीफें जीत रही हैं। तो बस हमने कहा चलो किसी को तो जिताओ ना। कनाडा उधर है। हाँ, कनाडा ऑलरेडी उधर है जी। जाना नहीं है आपने कहीं पर? हाँ जी, क्योंकि हमने कुछ 2-4 स्पॉन्सर पैगाम लेने और इसके फौरी बाद फयाज